अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों एंड गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बच्चों हम पॉलिटी का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का आधारभूत संरचना या बुनियादी सिद्धांत। तो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे या भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। क्वेश्चन अक्सर इस सेगमेंट से पूछा जाता है। इसमें कुछ केसेज हैं, उन केसेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आप सबसे पहले कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना या बुनियादी सिद्धांत। ठीक है, बुनियादी सिद्धांत या आधारभूत संरचना ये होता क्या, ये हम लोग समझ लें। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी संकल्पना का एक मूलभूत स्ट्रक्चर होता है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से भारतीय संविधान में जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया में देश आगे बढ़ा तो ये क्वेश्चन उठा कि आखिर पार्लियामेंट या संसद जो है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में संशोधन कर सकता है और कौन से पार्ट में संशोधन नहीं कर सकता। और इस प्रश्न के जवाब में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग केस में अलग अलग डिसीजंस दिए गए। कुछ केस में कहा गया कि पार्लियामेंट भारतीय संविधान के हर भाग में, हर पार्ट में संशोधन कर सकता है। कुछ केसेज में ये कहा गया कि संशोधन पूरी तरीके से पार्लियामेंट नहीं कर सकता और उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय दिया गया वो निर्णय ये दिया गया कि कुछ संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत संरचना है और उस पार्ट में अगर संसद या पार्लियामेंट संशोधन करता है तो फिर जो है संविधान के आधारभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के आदर्श या आइडियलिज्म का वायलेशन ना हो, इसके संदर्भ में कोर्ट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना का सिद्धांत लाया गया और ये कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकता है, आधारभूत संरचना के दायरे में रहते हुए। कहने का मतलब कि भारतीय संविधान में संसद को अनुच्छेद 368 या आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट या संशोधन करने का अधिकार तो है, बट बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना का वायलेशन नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कुछ बातें, कुछ आइडियलिज्म जो पहले से संविधान में निहित हैं उनको आप संविधान से बाहर नहीं कर सकते, बल्कि संविधान को बेहतर बनाने के लिए कुछ नई चीज़ें और क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। जैसे
जैसे संविधान का अगर आप प्रिएम्बल देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे, तो प्रिएम्बल या प्रस्तावना के अंतर्गत आप देखेंगे कि उसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, कुछ आइडियल्स दिए गए हैं, आदर्श दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे सोशलिस्ट के बारे में बताया गया है, आप देखेंगे सेकुलर के बारे में बताया गया है, आप देखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में बताया गया है, आप देखेंगे कि सोवेनिटी के बारे में बताया गया है, आप देखिएगा जस्टिस के बारे में बताया गया है, इक्वलिटी के बारे में बताया गया है, लिबर्टी के बारे में बताया गया है, फ्रेटर्निटी के बारे में बताया गया है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो भारतीय संविधान के एक पिलर है, और अगर आप इस पिलर को टच करने का, इसमें किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करने का कोशिश करिएगा तो वो भारतीय संविधान क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब कि भारतीय संविधान का जो एक मूल है, जो एक बेसिक्स है, वो बना रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के अंतर्गत। यही मुद्दा होगा आज के वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाने के बाद 1949 में जब इसको एडॉप्ट किया गया, अपनाया गया, और 1950 में भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया, तो संविधान के प्रमुख प्रावधानों में संशोधन करने की संसद की शक्ति के संबंध में बहस शुरू हुई। जैसे हमने बताया कि संविधान में कौन से मुद्दों पर पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है और किस पे अमेंडमेंट नहीं कर सकता, इसी क्वेश्चन को लेकर जो है बहस एक स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक जो है डिस्कशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस द सुप्रीम कोर्ट conceded absolute power to parliament in amending the constitution, as was seen in the verdict in Sankari Prasad case. Sankari Prasad case 1951 and सज्जन सिंह केस 1965। आज़ादी के शुरुआती वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति संसद को दे दी, जैसा कि शंकरी प्रसाद मामले 1951 और सज्जन सिंह मामले 1965 के फैसलों में देखा गया। तो शंकरी प्रसाद केस 1951 और सज्जन सिंह केस 1965 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति या पूरी शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। कहने का मतलब शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक एब्सोल्यूट पावर जो है पार्लियामेंट को दे दिया और कहा कि संविधान में संशोधन संसद कर सकता है, ठीक है। आगे के डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट, in both the cases the court had ruled that the term law in article 13 must be taken in means rules or regulations made in exercise of ordinary legislative power and not amendment to the constitution made in exercise of the constituent power under article 368। दोनों मामलों में अदालत ने फैसला सुनाया था कि अनुच्छेद 13 में कानून शब्द का अर्थ सामान्य विधायी शक्ति के प्रयोग में बनाए गए नियमों या विनियमों से लिया जाना चाहिए, न कि अनुच्छेद 368 के तहत घटक शक्ति के प्रयोग में किए गए संविधान में संशोधन से, ठीक है। नेक्स्ट डेवलपमेंट पे हम आते हैं। इसका मतलब यह है कि संसद के पास मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति थी। ये दो केसेस से सामने आया, एक शंकरी प्रसाद और दूसरा सज्जन सिंह केस। आगे के डेवलपमेंट में अगर आप आएंगे, आर्टिकल 13(2) रीड्स, अनुच्छेद 13(2) में लिखा गया है, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग का मतलब भाग 3 का मतलब मूल अधिकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। इस खंड के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। कहने का मतलब
ये तो कह दिया गया कि भैया आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन करने के बाद आप कोई ऐसा नया रूल या कानून नहीं बना सकते कि जो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता हो। अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा तो उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। नेक्स्ट डेवलपमेंट पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए, ये धीरे धीरे आगे प्रोसेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे, गोलकनाथ केस 1967, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट एंड दिस पावर वुड बी ओनली विद अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। गोलकनाथ मामले 1967 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती और यह शक्ति केवल संविधान सभा के पास होगी। अब देखिए, इससे पहले शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि संसद के पास एब्सोल्यूट पावर है, वह संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है। लेकिन गोलकनाथ केस में उन्होंने कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास है, संविधान सभा के पास है। कहने का मतलब प्रीवियस केस के डिसीजन को उन्होंने क्या कर दिया, पलट दिया। नेक्स्ट डेवलपमेंट के बारे में हम लोग आते हैं। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत एक संशोधन संविधान के अनुच्छेद 13 के अर्थ में कानून है और इसलिए यदि कोई संशोधन भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता है या कम करता है तो यह शून्य होगा। ठीक है, ये उसी संदर्भ में बताया गया है जो अभी हम लोगों ने 13(2) के संदर्भ में बात किया था। ठीक है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिक दिया। नेक्स्ट, गोलकनाथ केस 1967, आरसी कपूर मामले 1970 और माधवराव सिंधिया केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से उबरने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने संविधान में बड़े संशोधन किए थे। आर्टिकल 24, 25, 26 एंड 29। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार संविधान में क्या किए गए, संशोधन किए गए। 24वां संशोधन, 25वां, 26वां और 29वां संशोधन क्या किया गया, क्योंकि इससे पहले जो है उन्होंने गोलकनाथ केस में ये कह दिया कि फंडामेंटल राइट में संसद संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, ऑल द 4 अमेंडमेंट, जो अभी हम लोगों ने 4 अमेंडमेंट के बारे में देखा, 24, 25, 26 और 29, ऑल द 4 अमेंडमेंट ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट वेयर चैलेंज्ड इन द केशवानंद भारती केस। तो जो 24वां संशोधन किया गया, 25वां संशोधन, 26वां संशोधन एंड 29वां संशोधन, इन चारों संशोधन को केशवानंद भारती मामले में सरकार द्वारा लाए गए सभी 4 संशोधनों को चुनौती दी गई। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में इन चारों संशोधनों को क्या दी गई, चैलेंज किया गया या चुनौती दिया गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें जो है कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। केशवानंद भारती केस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो 1973 में 1973 में आया। ठीक है, केशवानंद भारती मामले में केंद्र सरकार के 2 राज्य भूमि सुधार कानून के खिलाफ राहत की मांग की गई थी, जिसने धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, This case was challenged under Article 26 concerning the right to manage religiously owned property without government interference। मामले को सरकारी हस्तक्षेप के बिना धार्मिक स्वामित्व वाली संपत्ति के प्रबंधन के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 26 के तहत चुनौती दी गई थी। ठीक है,
इस मामले में जो अंतर्निहित क्वेश्चन था, जो अंतर्निहित प्रश्न था, क्या संविधान में संशोधन के करने की संसद की शक्ति असीमित थी? दूसरे शब्दों में, क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन या संशोधन या निरस्तीकरण कर सकती है, यहाँ तक कि सभी मौलिक अधिकारों को छीनने की हद तक भी? केशवानंद भारती मामले में संवैधानिक पीठ ने 7 और 6 के फैसले से फैसला सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है जब तक कि वह संविधान की मूल संरचना या आवश्यक विशेषताओं में बदलाव या संशोधन नहीं करती। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसी केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का बात सुप्रीम कोर्ट ने किया और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट संशोधन अमेंडमेंट कर सकती है पूरे संविधान में, लेकिन उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का या मूलभूत संरचना का वायलेशन ना हो, उल्लंघन ना हो। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पहली बार कौन से केस में दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो केशवानंद भारती केस वर्सेज केरल स्टेट 1973। हालांकि अदालत ने बुनियादी संरचना शब्द को परिभाषित नहीं किया और केवल कुछ सिद्धांतों, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र को इसके हिस्से के रूप में सूचीबद्ध किया। या आप कह सकते हैं हाउ एवर द कोर्ट डिड नॉट डिफाइन द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब कि केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का जिक्र तो किया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बेसिकली डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत कौन कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे या कौन कौन से कॉन्सेप्ट को जो है बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाए। लेकिन कुछ बातें उन्होंने बोली, जैसे फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के क्या है, पार्ट हैं। इसमें आप वायलेशन नहीं कर सकते। और कुछ चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में बाद अलग अलग केसेज में या अलग अलग डिसीजंस के माध्यम से उसको शामिल किया गया, जैसे द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की सर्वोच्चता है। ये संविधान की सर्वोच्चता जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये शामिल है। ध्यान से समझें, पूछा जाता है। द रूल ऑफ लॉ, जो विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, यह भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ये भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है, पृथक्करण का सिद्धांत, ये भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का जो संसदीय सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था, यह भी जो है पार्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ या बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वेलफेयर स्टेट, ये कुछ बातें हैं जिनको जो है सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डिसीजंस में बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। ये आपसे पूछ देता है, क्वेश्चन भी अक्सर पूछता है कि कौन कौन से प्रिंसिपल या कौन कौन सी चीज़ें जो है बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में शामिल है। ठीक है, An example of application of basic structure is the S.R. Bommai case 1994। बुनियादी संरचना के संदर्भ में S.R. बोम्मई मामला 1994 आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राष्ट्रपति द्वारा भाजपा सरकार को बर्खास्तगी को बरकरार रखा,
जिससे इन सरकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा पैदा हो गया। तो बाद में क्या किया गया कि जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया तो उस समय कोर्ट ने भाजपा सरकार को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। वो इसलिए क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का ये वायलेशन माना गया। क्या माना गया? वायलेशन माना गया, उल्लंघन माना गया, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में सेकुलरिज्म भी है। क्या है? सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है। आर्ग्यूमेंट रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी संरचना से संबंधित तर्क। सिद्धांत के आलोचकों ने इसे अलोकतांत्रिक कहा क्योंकि अनिर्वाचित न्यायाधीश संवैधानिक संशोधन को रद्द कर सकते हैं। अनिर्वाचित न्यायाधीश संवैधानिक संशोधन को रद्द कर सकते हैं। तो जो क्रिटिक्स थे, जो आलोचक थे, उन्होंने इसे अनडेमोक्रेटिक बोला, अलोकतांत्रिक बोला। क्यों? क्योंकि जब पार्लियामेंट अमेंडमेंट करता है, संशोधन करता है, तो पार्लियामेंट में वो कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जिनको जनता ने इलेक्ट किया है, जनता के द्वारा निर्वाचित हैं। और अंतिम शक्ति कहाँ पे है? जनता के पास है। तो जनता ने उनको ये अधिकार दिया है कि उनके लिए जो बेहतर है वो उसके लिए डिसीजन ले। और ये जो न्यायाधीश हैं जिनको जनता ने इलेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये जनता के इलेक्ट जो मेंबर हैं उनके द्वारा जो संशोधन किया गया, उस संशोधन को अगर ये निरस्त कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, जो इलेक्टेड नहीं है, तो यह जो है क्या है? अलोकतांत्रिक है, अनडेमोक्रेटिक है। ये तर्क दिया गया जो क्रिटिक्स करते हैं इसको लेके। इसके समर्थकों ने बहुसंख्यकवाद और सत्तावाद के खिलाफ एक सुरक्षा वाल्व के रूप में इस अवधारणा की सराहना की। ठीक है। तो कुछ ने जो है क्या कहा कि ये एक अलोकतांत्रिक है, और कुछ ने क्या कहा कि इससे जो है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो बहुसंख्यक है, उससे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिलेगी। ठीक है। इसके ओरिजिन के बारे में, उत्पत्ति के बारे में अगर आप आएंगे तो बुनियादी संरचना सिद्धांत को पहली बार न्यायमूर्ति या जस्टिस मुधोलकर ने सज्जन सिंह मामले 1965 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय 1963 के फैसले का हवाला देकर पेश किया था। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश कॉर्नेलियस ने माना था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति उनके संविधान की मौलिक विशेषताओं को नहीं बदल सकते। ठीक है। तो इस प्रकार जो है जस्टिस मुधोलकर ने सज्जन सिंह केस 1965 में जो है इस शब्द का जो है उन्होंने चर्चा किया था, जो पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के 1963 के फैसले का हवाला देकर पेश किया था। ठीक है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश कॉर्नेलियस ने माना था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति उनके संविधान की मौलिक विशेषताओं को नहीं बदल सकते। ठीक है। तो इस प्रकार वहाँ का हवाला देकर जस्टिस मुधोलकर ने सज्जन सिंह केस में जो है इस बात का जिक्र किया है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बच्चों हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब संविधान का एक ऐसा मूलभूत कॉन्सेप्ट जिसमें संशोधन या अमेंडमेंट करने का अधिकार पार्लियामेंट या संसद को नहीं है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर में भी संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया जाए तो पार्लियामेंट अपने स्वेच्छा के अनुसार या अपने फायदे के अनुसार इसका जो है मिसयूज कर सकता है। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट संविधान के मूलभूत नियमों को, व्यवस्थाओं को बनाए रखने की बात करता है। आज के सेशन में
हम लोग इतना ही बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी बातें बेसिक स्ट्रक्चर में केस के संदर्भ में डिस्कस करी गई उसको ध्यान में रखें, और बेसिक स्ट्रक्चर में जो जो कॉन्सेप्ट बताया गया कि इसको शामिल किया जाता है, जैसे सेकुलर, सोशलिस्ट, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, इन सारे मुद्दों को ध्यान में रख के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग इतना ही बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।